दोस्तों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको आपके मौलिक अधिकारों के बारे में बताया। मौलिक अधिकार क्या हैं, ये हर भारतीय को और खास करके युवाओं को जानने की बड़ी आवश्यकता है। समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार और शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। ये मौलिक अधिकार हमें हमारा संविधान देता है। पर क्या आप जानते हैं कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, उनका उल्लंघन होता है, यदि सरकार ही कोई ऐसा कानून बना दे जो आपके मौलिक अधिकारों के रास्ते में रोड़ा बन के खड़ा हो जाए, तब आप क्या करेंगे? क्या आपको पता है कि आपके पास अनुच्छेद 32 के रूप में एक ऐसा हथियार है जिसका प्रयोग करके आप अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। संविधान बाकायदा इस बात की गारंटी देता है कि यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ तो वो अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके न्यायालय की शरण में जा सकता है और न्यायालय हमेशा मौलिक अधिकारों के पक्ष में ही फैसला देगा। यही कारण है कि B.R. अम्बेडकर, जो कि हमारे संविधान के निर्माता थे, उन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। आज दोस्तों हम इसी अनुच्छेद 32 के बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद 32 में ऐसा क्या है कि हमारे सारे मौलिक अधिकार प्रोटेक्ट हो जाते हैं, सारे मौलिक अधिकारों की रक्षा हो जाती। तो आज का हमारा लेक्चर इसी पर आधारित होगा। कई बार पूछा गया है संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो उन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। मैं सौरभ भारती दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं डिजिटल तैयारी के हमारे इस चैनल पर। आइए आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 32 की। देखिए, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया कि हमारे जब भी मौलिक अधिकारों की बात आएगी तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में किया गया है। यहां पर हमारे जो अधिकार थे उसमें था समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। हमारे पास था स्वतंत्रता का अधिकार, हमारे पास है शोषण के विरुद्ध अधिकार, हमारे पास है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और हमारे पास है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, जो मेनली अल्पसंख्यकों के लिए है। और हमारे पास है छठा हमारा मौलिक अधिकार, जिसे हम बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आपको इनके आर्टिकल भी याद होने चाहिए। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में हमारा राइट टू इक्वलिटी को डिस्क्राइब किया गया है। अनुच्छेद 19 से लेके 22 के बीच में हमारा स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 23 और 24 हमें शोषण के विरुद्ध हमारा अधिकार देते हैं। अनुच्छेद 25 से लेके 28 हमें हमारी धार्मिक स्वतंत्रता, हमारी मर्जी के अनुसार हम कोई भी धर्म को मान सके, उसका अधिकार देते हैं। अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा, संस्कृति, लिपि बनाए रखने का अधिकार देते हैं, उन्हें धार्मिक शिक्षा अधिकार देते हैं। जबकि अनुच्छेद 32 हमें क्या देता है? संवैधानिक उपचारों की गारंटी देता है, इन मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है। आप देख रहे होंगे कि अनुच्छेद 21 मिसिंग है, तो यहां पर हमारा संपत्ति का अधिकार लिखा हुआ था, जो अब संपत्ति का अधिकार नहीं है, एक कानूनी अधिकार है। इसे यहां से 44 से संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। दोस्तों, कल मैंने विस्तार से बात करी थी इन अधिकारों के बारे में। आज मैं बात करूंगा ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमारे संवैधानिक उपचार या अनुच्छेद 32 इस बात की गारंटी देते हैं कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाए तो आप क्या करेंगे? आप न्यायालय की शरण में जाएंगे। आइदर हाई कोर्ट जाइए या सुप्रीम कोर्ट जाइए। दोनों ही कोर्ट के पास, दोनों ही न्यायालयों के पास ये 5 तरह की रिट्स जारी करने का अधिकार है।
बात समझ रहे? कोर्ट ये 5 तरह की रिट्स जारी कर सकते हैं, आइदर सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट, दोनों ही। रिट्स क्या होती है? देखिए, ये एक प्रकार का आदेश है, ये एक प्रकार का सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया एक डिसीजन है, जिसके अंतर्गत वो पुलिस को बाउंड करते हैं या संवैधानिक संस्थाओं को बाउंड करते हैं कि आप अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू संविधान आप निर्णय लीजिए। आपका जो काम है वो संविधान के विरुद्ध है, इससे किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो ऐसी कौन सी रिट्स हैं, ऐसी कौन सी आज्ञाएं हैं जो वो जारी कर सकते हैं? देखिए, पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, जिसे कहा जाता है हैबियस कॉर्पस। ये देखिए, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, ये सभी जो शब्द लिए गए हैं ये लैटिन भाषा से लिए गए हैं। और शुरुआत में आप देखें तो यूरोपियंस जो हैं इनकी सबसे पुरानी भाषा लैटिन भाषा मानी जाती है, तो कई जगहों पर अंग्रेजी वर्णमाला के जो शब्द है वहां पर लैटिन शब्दों का प्रयोग होता है। तो ऐसा ही लैटिन शब्द जो ब्रिटिशर्स हमें देके गए थे, उन्हीं शब्दों को हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी इस्तेमाल कर लिया, तो आज भी उन्हें उन नामों से जाना जाता है। बट थोड़ा मैं आपको इनको विस्तार से अगर बताऊं और आपके याद करने के हिसाब से कि आप इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए, सबसे पहली याचिका, सबसे पहली रिट जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आपको दे सकता है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस। इसका शाब्दिक अर्थ है, यानी कि इसका मीनिंग क्या है? सशरीर उपस्थित करना, सशरीर उपस्थित करना। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू प्रेजेंट विथ लाइव बॉडी। बात समझ रहे? अगर आपका या आपके किसी सहयोगी, सगे संबंधी, मित्र का किसी ने उसकी बिना विल के यानी इच्छा के विरुद्ध अपहरण कर लिया है, उसे बंदी बना लिया है, बंदी बनाकर कहीं पर कैद कर दिया है, तो आप न्यायालय के शरण में जा सकते हैं और आप कह सकते हैं कि साहब फला फला व्यक्ति जो है उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध बंदी बनाया गया है। चाहे पुलिस ही उसे इच्छा के विरुद्ध बंदी क्यों ना बना ले, चाहे कोई और ऐसा अपराधी उसे बंदी बना ले, या कोई सगा मिलने वाला ही इच्छा के विरुद्ध किसी को बंदी बना के रख ले, तो बकायदा न्यायालय आगे आता है और न्यायालय कहता है कि पुलिस को कि आप इस व्यक्ति को हमारे सामने सशरीर उपस्थित करिए। ज्यादातर ये केसेस में कब होता है? जब कोई पर्सन मिसिंग हो जाता है, गुमशुदा हो जाता है, या फिर किसी का अपहरण कर लिया जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर पुलिस जब ढिलाई बरतती है, तब कोर्ट आगे आकर हैबियस कॉर्पस जारी करता है। अगर पुलिस शरीर को या उस व्यक्ति को उपस्थित करने में नाकाम रहती है, तो बकायदा कोर्ट पुलिस के ऊपर कार्रवाई करता है। तो आपको आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी कहीं पर ले जाकर बंदी नहीं बना सकता। अगर बनाया गया है तो कोर्ट क्या करता है? हैबियस कॉर्पस आदेश जारी करता है। दूसरा देखें, परमादेश, मैंडेमस। इसका अर्थ है, शाब्दिक अर्थ क्या है? हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। बात समझ रहे हैं? मैंडेमस का मतलब है हम आदेश देते हैं। देखिए, अगर कोई संस्था अपने किसी कार्य से मुकर रही है, आपका कोई कार्य कहीं पर अटक रहा है, तो बकायदा कोर्ट आगे आके मैंडेमस जारी करता है, मैंडेटरी जारी करता है कि ये काम आपको करना पड़ेगा। आपको कोई भी संस्थान, चाहे सरकारी हो गैर सरकारी हो, अगर वो भारतीय संविधान के दायरे में आता है, वो भारतीय न्याय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और आपको किसी प्रकार की सुविधा या आपका कोई कार्य, कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट हो, कोई भी अर्ध सरकारी डिपार्टमेंट हो, वहां पर अगर आपका काम रुकता है, तो आप कोर्ट के शरण में जा सकते हैं और कोर्ट बकायदा उस कंपनी को, उस विभाग को, उस डिपार्टमेंट को ये मैंडेमस जारी करेगा कि आपने फला व्यक्ति के साथ इस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आपको किसी स्थान पर, सार्वजनिक स्थान पर जहां पर आपको जाने का आपका मौलिक अधिकार है, जाने से बाध्य नहीं किया जा सकता। आपको जबरदस्ती किसी सार्वजनिक स्थान से निकाला नहीं जा सकता। आपको जबरदस्ती किसी डिपार्टमेंट में आपके रंग, आपकी जाति, आपकी धर्म देख के आपका काम नहीं रोका जा सकता। अगर ऐसा कहीं पर हो रहा है तो कोर्ट आगे आके क्या करता है? मैंडेमस जारी करता है, परमादेश जारी करता है। प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण, इन दोनों का ही शाब्दिक अर्थ है रोकना। इन दोनों का शाब्दिक अर्थ क्या है? रोकना, स्टॉप, टू स्टॉप, है ना। पर देखिए, प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण दोनों ही लोअर कोर्ट और हायर कोर्ट के बीच में जारी होती है। देखिए, एक है लोअर कोर्ट और एक है हायर कोर्ट। बात समझ रहे? यहाँ पे हायर कोर्ट से आप हाई कोर्ट ना ले, हाई कोर्ट भी हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है। लोअर कोर्ट आपको पता है जिला न्यायालय होते हैं, सत्र न्यायालय, छोटी अदालतें जो होती। अगर ये छोटी अदालतें
अपने न्याय क्षेत्र से बाहर जाकर काम करती हैं। अगर ये छोटी अदालतें जो उनका न्याय क्षेत्र नहीं है, जिस मामले की वो सुनवाई कर ही नहीं सकती है, उसके बाद भी उन्होंने उस मामले की सुनवाई करके कोई डिसीजन जारी कर दिया है, तो फिर अपर कोर्ट जो है, हाई कोर्ट भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है, वो कहता है, अदालत को आदेश देता है कि ये जो मामला जिसकी तुमने सुनवाई की है ये तुम्हारी जुरिडिक्शन में नहीं आता है, इसको हमारे पास भेजो। तो दोनों अलग अलग केस में जारी की जाती है। प्रतिषेध तो कब जारी की जाती है? जब कार्य हो चुका है, जब कार्य हो चुका है, अर्थात अगर अदालत कोई आदेश जारी कर चुकी है, छोटी अदालत, तो अपर कोर्ट जो है उस आदेश को रोकता है। वो बोलता है नहीं, छोटी अदालत द्वारा दिया गया ये जो कार्य, ये जो आदेश है, ये सही नहीं है, क्योंकि ये अधिकार का मुद्दा जो है इनकी जुरिडिक्शन में आता ही नहीं है। आप केस को हमारे पास भेजिए। अब तब तक जब तक हम कोई आदेश नहीं देते थे, छोटी अदालत का जो फैसला है वो माना नहीं जाएगा। जबकि उत्प्रेक्षण या सर्सरी कब जारी की जाती है? जब कार्य चल रहा होता है, कंटिन्यूस है, यानी कि कोई मामला जो है जब वो अदालत में लंबित है, बात समझ रहे हैं, अभी उसका फाइनल डिसीजन नहीं आया है, तब अपर कोर्ट छोटे कोर्ट को आदेश देता है कि ये जो मामला आपके पास है ये आपकी जुरिडिक्शन से बाहर है, इसको यहां से हमारे पास ट्रांसफर करिए, आप इसे सुनवाई नहीं करेंगे। तो दोस्तों ऐसा कब होता है? जब आपके किसी मौलिक अधिकार का कोई ऐसा मुद्दा है जो छोटे कोर्ट में गया है और आपको लगता है कि जो छोटा कोर्ट है वो आपके इस मामले को सुनने के लिए सही स्थान नहीं है, आप बड़े कोर्ट में अपील करना चाहते हैं, तब आप ये याचिका लगा सकते हैं। बात समझ रहे हैं? रिट्स को हिंदी में क्या कहा जाता है? याचिका कहा जाता है। तो देखो ऐसा कब होता है, कई बार ऐसा कोई मुद्दा आ जाता है जिसमें छोटे कोर्ट जो है, अपन को वहां एक्चुअली क्या होता है, आपके जस्टिस का मुद्दा क्या है, कई सारे ऐसे केसेस होते हैं जो डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सुने जा सकते हैं। अदरवाइज जो छोटे केस होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए हैं, तो हमें एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। हमें पहले लोकल कोर्ट जो है या जिला अदालतें जो हैं उसमें संपर्क करना पड़ता है। जिला अदालतें कोई फैसला देती है तो फिर वो हाई कोर्ट में जाता है। हाई कोर्ट के फैसले से भी आप संतुष्ट नहीं है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ऐसे आप जाते हैं, यूं नहीं कि मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट में केस कर दूंगा, नहीं, ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिसमें आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, परंतु बहुत सारे केसेस के अंदर आपको इस पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में अगर कहीं पर ऐसा है कि कोई छोटा कोर्ट अपनी जुरिडिक्शन के बाहर जाकर, यानी जिस मामले की वो सुनवाई नहीं कर सकता, फिर भी वो उसकी सुनवाई कर रहा है, तब ऊपर वाली अदालतें जो है नीचे इंटरवीन करती है, या नीचे जिसको आप कह सकते हैं कि उनके कार्य के अंदर हस्तक्षेप करके उस केस को अपने पास मंगवाती। ये अपन को कम ही देखने को मिलता है क्योंकि ये इंटरनली अदालतों का मामला होता है, इसलिए हमें पता नहीं चलता है। अदरवाइज हैबियस कॉर्पस तो डे टू डे लाइफ का काम है। जैसे कभी आपने देखा होगा कोई प्रेमी जोड़ा है, वो भाग के शादी कर लेते हैं वगैरह, लड़की कई दिन तक घर नहीं आई है, तो कोर्ट बकायदा हैबियस कॉर्पस जारी करता है कि लड़की भाई मिसिंग है, गुमशुदा है, इसकी तलाश है, तो बकायदा पुलिस को फिर उनको कोर्ट के अंदर हाजिर करना पड़ता है। वहां पर अगर लड़की ने कह दिया नहीं मैं अपनी मर्जी से गई थी, तो हैबियस कॉर्पस वहीं खारिज हो जाती है। अगर उसे कह देती है कि नहीं मुझे जबरदस्ती लेके भगाया गया है, तो फिर बकायदा लड़के के ऊपर कार्रवाई होती है। तो भाई इन चीज़ों का मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ना, हमारी डे टू डे लाइफ आसपास की जो चीज़ें हैं उनसे जुड़ी हुई चीज़ें, आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। ऐसे कैसे आप देखो, अधिकार पृच्छा को वारंटो, इसका शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से, किस अधिकार से। देखिए अगर कोई व्यक्ति बिना अपनी कैपेसिटी के, यानी कि जितना उसका कैपेसिटी नहीं है, जिसके लिए वो योग्य नहीं है, इसके बाद भी वो अगर किसी पद को धारण कर ले, बात समझ रहे हैं? जैसा कि कई बार क्या होता है कि हमारे संवैधानिक पद होते हैं बहुत सारे, जैसे आप कॉलेज का वीसी हो गया है, या फिर आपका किसी यूनिवर्सिटी का कोई रजिस्ट्रार हो गया है, ऐसी कई सारी पोस्ट है जिनके लिए कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशंस होती है। कई बार क्या होता है कि कोई सरकारें जो हैं अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन जाके किसी का अपॉइंटमेंट कर देती है, वो अपॉइंटमेंट वहां पे सही नहीं है। कई बार अगेंस्ट द लॉ जाके प्रमोशन कर दिए जाते हैं, अगेंस्ट द लॉ जाके तनख्वाहों के अंदर बढ़ोतरी कर दी जाती है, तो ये सब गलत है। ऐसी स्थिति में अगर कोई अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन जाके कोई काम हुआ है, इंटरनली कई बार हमें पता भी नहीं चलता है, किसी ऐसे व्यक्ति को यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार बना दिया है या वीसी बना दिया है जो वो डिजर्व नहीं करता, उसके पास वो क्वालिफिकेशन ही नहीं है, बट क्योंकि उसके संपर्क अच्छे थे इसलिए उसको उस पद पे डाल दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट फिर से हस्तक्षेप करता है
और को वारंटो जारी करता है कि किस अधिकार से आपने इस पद को धारण किया है। अगर आपके पास सही एक्सप्लेनेशन है तो ठीक है, नहीं तो इस पद को छोड़िए। कई बार ऐसा होता है कि आप एक साथ दो पदों पे नहीं हो सकते, लाभ का पद उसे कहते हैं। जैसे मुझे किसी यूनिवर्सिटी का चांसलर बनाया हुआ है, साथ ही साथ मुझे कोई और डिपार्टमेंट जो है उसका एक्स्ट्रा काम भी दे दिया गया क्योंकि वहां पे कोई सूटेबल कैंडिडेट नहीं था। तो ऐसा नहीं हो सकता है, एक व्यक्ति एट ए टाइम एक ही सरकारी पद पर रह सकता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर कोर्ट आगे आता है और क्या करता है, को वारंटो जारी करता है। तो दोस्तों आपने देखा ये कैसे 5 रिट्स हैं अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो आपके मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्ट करेंगी। इसीलिए अनुच्छेद 32 को B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। कभी आपसे पूछ लें, एक सवाल बड़ा अच्छा है, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल हमारे संविधान की आत्मा कहलाता है, तो आप उस समय क्या बोलेंगे? आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32। तो B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। तो देखिए दोस्तों, ये अनुच्छेद 32 जो है आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया हुआ है। अगर मैं आपको मौलिक अधिकार दे दूं और उनकी रक्षा के लिए को उपबंध ना करूं तो ये मौलिक अधिकार बिल्कुल नल एंड वॉइड हो जाएंगे, इनका कोई भी उपयोग नहीं रहेगा। इसीलिए इस अनुच्छेद 32 को यहाँ पर रखा गया है। तो दोस्तों वैसे तो सामान्य नागरिक जो है, जैसे आप और मैं हैं, हमारे लिए आर्टिकल 12 से लेके ये 32 तक जो आर्टिकल है ये हमारे लिए है। पर मैंने आपसे एक बात कही थी कि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लेख 12 से लेकर 35 तक है। तो 33, 34 और 35 आर्टिकल के अंदर क्या है? तो देखिए ये आर्टिकल 33, 34 और 35 जो है, ये मौलिक अधिकार जो हैं ये हमारे वे पर्सनल्स जो आम जनता से अलग है, जिनको आप कह सकते हैं आर्म्ड पर्सनल्स, हमारी सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बल, इनको विशेष परिस्थितियों में क्या मौलिक अधिकार होंगे। जैसे आप देखें तो ये हथियार अपने साथ में रखते हैं, आप देखें तो इनको कई सारे ऐसे राइट्स होते हैं जो आम सिटीजन्स को नहीं है। ये वर्दीधारी जो है, जो हमारे सिविल सोसाइटी की रक्षा के लिए या हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए, इनके लिए कुछ मौलिक अधिकारों का उपबंध किया गया है जो अनुच्छेद 33 और 34 के अंदर लिखा हुआ है। आर्टिकल 35 बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं। आर्टिकल 35 क्या कहता है? मौलिक अधिकारों में, लिख देता हूं मैं, मौलिक अधिकारों में कोई भी संशोधन सिर्फ संसद कर सकती है, सिर्फ संसद कर सकती है। बात समझ रहे हैं? आपके फंडामेंटल राइट्स के अंदर अगर कोई चेंज करना है तो ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। अदरवाइज आपके मौलिक अधिकार इनचेंजेबल है, इंटरवेंशन से बिल्कुल ही निराधार है, यानी कि इन पे कोई भी इंटरवेंशन नहीं कर सकता। किसी प्रकार का भी कानून आपके मौलिक अधिकारों को नहीं रोक सकता जब तक कि संसद ने, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित किया और राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए। न्यायपालिका या कोई ऐसा डिपार्टमेंट, कोई भी सरकार, कोई भी अपने पावर में ये डिसीजन नहीं ले सकती कि आपके मौलिक अधिकारों को रोका जाए। हालांकि हमारे मौलिक अधिकार, एक समय ऐसा आता है जब इनके ऊपर थोड़ी सी लगाम लगाई जाती है, जब राष्ट्रपति अपने देश में आपातकाल लागू कर दे, इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दे, कोई देश आपके देश पर हमला कर दे, भारत किसी युद्ध में हो जाए, तब इनमें से कुछ मौलिक अधिकार कुछ समय के लिए जरूर निलंबित हो जाते हैं। अदरवाइज हमारे मौलिक अधिकार एनी टाइम इंटैक्ट रहते हैं, आप लोगों के साथ रहते हैं। दोस्तों यहां पर एक छोटा सा मैं चीज और बताना चाहूंगा, संपत्ति का अधिकार, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 31 और आर्टिकल 19 के अंदर जो ई था, जो बाद में हटा दिया गया था, ये संपत्ति का जो हमारा है मौलिक अधिकार, अब यहां पर मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है। अब ये कानूनी अधिकार है जो अनुच्छेद 300 के अंतर्गत आता है। 301 है, ये हमारा आज की तारीख में संपत्ति का अधिकार है। हमको आज भी संपत्ति रखने का अधिकार है, आज भी हमारे द्वारा कमाई गई या पुश्तैनी संपत्ति जो है इसके मालिक हम ही होंगे, पर एक मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार आपको पता है अगेंस्ट द स्टेट जाके हमारे प्रोटेक्ट किए जाते हैं। कानूनी अधिकार अगेंस्ट द स्टेट जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते, 50-50 चांस है। तो आज की तारीख में संपत्ति का अधिकार कभी आपको पूछ लें कैसा अधिकार है, तो आप बोलेंगे ये कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है,
44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार के स्थान से समाप्त कर दिया गया था। आज की तारीख में अनुच्छेद 301 जो है, 301 मतलब 300 एंड कॉलम में 1, आज की तारीख में ये हमारा संपत्ति का अधिकार है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक बड़ी अच्छी चीज लिखी हुई, अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है तो आप थोड़ा ध्यान दें इसको। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये अधिकार हमारे सिर्फ नागरिकों को प्राप्त होंगे। आपको अनुच्छेद 15 पता है जिसके अंदर हमारी समानता की बात की गई थी। अनुच्छेद 16 पता है सरकारी नौकरियों की बात की गई थी। अनुच्छेद 19 आपको पता है वो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी। अनुच्छेद 29 और 30 किससे संबंधित है? ये अल्पसंख्यकों को संबंधित है। परंतु ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ किस पर लागू होंगे? जो भारत के नागरिक हैं। ऐसा नहीं होगा कि कोई विदेशी नागरिक भारत में आ जाए और उसको भारत में कहीं पर भी रहने और बसने की स्वतंत्रता मिल जाए। नहीं, कोई विदेशी नागरिक आ जाए, नेपाल का आ जाए और कह दे आपके संविधान में लिखा हुआ है ना कि हम भी यहाँ पे नौकरियां कर सकते हैं, अनुच्छेद 16, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कोई विदेशी आ जाए अल्पसंख्यक हमारे यहाँ पे, कोई मान लीजिए अफगानिस्तान से आ जाए और कह दे कि हम भी यहाँ पे आपके शिक्षा और संस्कृति का अधिकार रखते हैं, नहीं, आप नहीं रखते हैं, क्योंकि आप हमारे देश के सर्टिफाइड नागरिक नहीं है। इसके अलावा जो भी मौलिक अधिकार हैं, चाहे वो समानता के हों, समानता के अंदर विधि के समक्ष समानता हो, छुआछूत हो, या फिर उपाधियों का अंत हो, अनुच्छेद 20 के अंदर पुलिस आपको गिरफ्तार कर ले, 22 के अंतर्गत 23, 24 बलात् श्रम, जो कुछ भी है, धार्मिक स्वतंत्रता के जो अधिकार हैं वो सभी निवासियों को एज इट इज मिलेंगे, चाहे आप भारत के नागरिक हैं चाहे नहीं है, किसी भी हालत में आपके ये सारे अधिकार आपको मिलेंगे। तो ये देखिए, ये तो सभी के लिए है, जबकि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 सिर्फ किसके लिए? भारत के नागरिकों के लिए। तो दोस्तों ये थे हमारे मौलिक अधिकार। देखिए, मौलिक अधिकार से संबंधित कई बार कोर्ट के अंदर केस लड़े गए हैं और कोर्ट ने अपने कई बार डिसीजन पलटे भी हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट जिसको आप क्या बोलते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के पास एक शक्ति है जिसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का कोई डिसीजन है तो उसको वापस सर्वोच्च न्यायालय ही पलट सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में आपको पता होगा, आपने कई बार ये सुना होगा कि साहब 1986 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक केस में एक डिसीजन दिया था, तो बस वो डिसीजन आज भी फॉलो होता है। अब अगर मान लीजिए आज 2020 के अंदर 1986 का कोई डिसीजन पलटना है तो सर्वोच्च न्यायालय ही उसको पलट सकता है, ना संसद पलट सकती है ना न्यायालय पलट सकता है। बात समझ रहे? जैसे मैं आपको एक इसमें किस्सा देखता हूं, शंकरी प्रसादवाद। 1951 के अंदर शंकरी प्रसाद जो है, इनके मौलिक अधिकारों का एक मुद्दा था जिसको लेकर ये कोर्ट के अंदर गए और कोर्ट में ये बात हुई कि साहब संसद ने जो है मेरे मौलिक अधिकारों के अंदर बदलाव कर दिया। तो संसद ने को मौलिक अधिकारों में शक्ति है कि 368 की प्रक्रिया के तहत, अनुच्छेद 368 के अंदर हमारे संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिखी हुई है। तो उन्होंने, शंकरी प्रसाद ने कहा कि ये गलत है, किसी भी हिसाब से संसद जो है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। तो कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, नहीं, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति प्राप्त है, ऐसा आर्टिकल 368 में लिखा हुआ है। गोलकनाथ विवाद हुआ 1967 में, तो इस बार कोर्ट ने अपना डिसीजन बदल दिया। शंकरी प्रसाद में तो क्या कहा कि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। 1969 में पंजाब के गोलकनाथ थे जिनकी जमीन का विवाद था, जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया था। अब इन्होंने कहा ये तो मेरा संपत्ति का अधिकार है, मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता। ये गए वहां पर जाकर फिर से, तो कोर्ट ने कह दिया कि हाँ भाई गोलकनाथ सही है, मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन नहीं कर सकती, मौलिक अधिकार बदले नहीं जा सकते। तो शंकरी प्रसाद में तो कहा कर सकते हैं, गोलकनाथ में कहा नहीं कर सकते। कुछ समय बाद एक और विवाद हुआ जिसको अपन केशवानंद भारतीवाद कहते हैं। केशवानंद भारतीवाद में क्या हुआ, केरल के मठाधीश थे, इनकी मठ की जो जमीन थी वो केरल सरकार ने अपनी अधिग्रहित कर ली। केरल हाईकोर्ट में जब मामला चला तो केरल हाईकोर्ट ने केरल सरकार के पक्ष में फैसला दिया। केशवानंद भारती जो है वो सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने कहा यहाँ मेरे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, आप बताइए क्या करना है। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, मौलिक अधिकारों में भी अगर कोई संशोधन हुआ है तो कोई गलत नहीं है, यानी संसद किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है जिसमें मूल अधिकार भी शामिल है। परंतु संसद के द्वारा किया गया ऐसा कोई भी संविधान संशोधन जिससे संविधान का मूल ढांचा
संविधान की मूल आत्मा प्रभावित होती है वो फिर लागू नहीं होगा, उस संशोधन को न्यायालय को रद्द करने का अधिकार होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन था। इस डिसीजन ने यह साबित किया कि संसद को चाहे मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति है, पर वो किसी भी अधिकार में कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जिससे संविधान का मूल ढांचा, जो ओरिजिनल मौलिक अधिकार या संविधान हमको हमारे संविधान निर्माता देके गए थे, इसको कभी भी बदला नहीं जा सकता। तो ये संविधान का मूल ढांचा से संबंधित कौन सा विवाद है, कभी आप बोले तो केशवानंद भारती विवाद होगा। ठीक है, इसी केशवानंद भारती विवाद में एक और इन्होंने बोला था कोर्ट ने कि प्रस्तावना संविधान का अटूट अंग है। कभी आपसे ये पूछ ले कि कौन से विवाद के अंदर, कौन से केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग बताया था, तो वो यही वाला आर्टिकल है। एक्चुअली इसमें क्या हुआ कि प्रस्तावना के अंदर कुछ ऐसी बातें लिखी हुई थी जिसको लेकर कोर्ट के अंदर एक मुकदमा चला कि भाई संविधान के अंदर आप उसके अंदर जो प्रस्तावना है उसमें आप कहते हैं आपको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। अब यहाँ पे तो न्याय मिल ही नहीं रहा है। तो केशवानंद भारती के जो सामने वाले वकील थे उन्होंने कहा कि प्रस्तावना में लिखी हुई बातों को आप क्या सीरियसली लेते हैं, प्रस्तावना तो ऐसी लिख दी गई है, प्रस्तावना की बातों को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये संविधान का भाग नहीं है। तब कोर्ट बीच में आया और उन्होंने कहा नहीं, ये बात गलत है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। वास्तव में प्रस्तावना ही तो संविधान को शॉर्ट में समझाती है। मैंने आपको पहले लेक्चर में भी कहा था, हमारे संविधान की जो प्रियम्बल है वो एक शॉर्ट में हमें आइडिया देती है कि हमारे संविधान निर्माता किस प्रकार के भारत की कल्पना कर रहे हैं। एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी गणराज्य की कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी, जिसमें हर नागरिक को बराबरी का हक मिलेगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। बात समझ रहे? तो कई बार ये होता रहता है, इसमें मैं चाहूंगा आप ये केशवानंद भारती बात जरूर याद रखें क्योंकि केशवानंद भारती की इसी साल मृत्यु हुई थी और मृत्यु होते ही ये केस वापस से चर्चा में आ गया था। बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन है ये, जिसने संसद को रोका, जिसने संसद को पहली बार ये कहा कि भाई अगर आप ऐसे उल्टे सीधे कानून बनाओगे जिससे संविधान का मूल ढांचा प्रभावित होगा तो फिर हम बीच में आके आपके कार्य के अंदर रोक टोक करेंगे। नहीं तो न्यायालय और कार्यपालिका एकदम पैरेलल चलते हैं, कभी एक दूसरे का रास्ता नहीं काटते। पर यह पहला केस था जब एकदम स्टैंड लेके कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कहीं पर हमें ऐसा लगा कि आप संविधान को बिल्कुल बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो बकायदा कोर्ट बीच में आके सू मोटो लेके, यानी कि अपने अंतःकरण की आवाज से किसी भी मुद्दे के ऊपर सुनवाई करके डिसीजन दे सकता है और उसके बाद वो मानने के लिए आप लोग बाध्य होंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे मौलिक अधिकार और इससे संबंधित कुछ बातें। जैसा कि इस लेक्चर की हेडिंग में मैंने आपसे कहा था कि हम मौलिक अधिकारों के साथ साथ नीति निर्देशक तत्व और हमारे मौलिक कर्तव्य यानी कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है उनकी भी बात करेंगे। तो आइए हम इसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आगे बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों की। देखिए, नीति निर्देशक तत्व जिनको हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो देखो, सबसे पहले तो ये देखें ये नीति निर्देशक या डायरेक्टिव प्रिंसिपल किसके लिए है। देखिए, नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है ये है जो कानून का निर्माण करते हैं, उन लोगों के लिए जो कानून का निर्माण करते हैं। कानून का निर्माण या तो संसद करती है या फिर राज्यों की विधानसभाएं करती है। बात समझ रहे हैं? केंद्रीय स्तर पर कानूनों का निर्माण कौन कर रहा है? संसद कर रही है। और राज्य स्तर पर कौन कर रहा है? हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभाएं होती है। राज्य सरकार भी कह सकते हैं इसको, आप केंद्र सरकार कह सकते हैं इसको, आप राज्य सरकार कह सकते हैं। तो वास्तव में क्या है, ये नीति निर्देशक तत्व जो है केंद्र और राज्य सरकारों के लिए गाइडलाइन है। गाइडलाइन समझते हैं ना आप? आपके लिए इंस्ट्रक्शन है कि आप जब कभी भी कोई भी कानून बनाएंगे तो आप कौन कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे, किन किन बातों को, किन किन मुद्दों को, किन किन लोगों को ध्यान में रख के आपके द्वारा ये कानून बनाए जाएंगे। इसके लिए एक आदर्श हम आपको एक गाइडलाइन दे रहे हैं। बात समझ रहे? हालांकि नीति निर्देशक तत्व बाध्यकारी नहीं है। एक बात जरूर ध्यान रखना, नीति निर्देशक तत्व बाध्यकारी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। एक होता ना मैंडेटरी, करना ही पड़ेगा, नहीं, बाध्यकारी नहीं है। ये सलाहकारी है। ये कैसे है? सलाहकारी, यानी कि एडवाइजरी है।
मे बी नॉट, आपको ऐसा करना चाहिए, परंतु अगर आपने ऐसा नहीं किया तो नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर सरकार के किसी कानून को, किसी फैसले को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। जैसे मौलिक अधिकार थे, मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट अगर कोई कानून गया तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर नीति निर्देशक तत्वों के अगेंस्ट कोई कानून जा रहा है तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। साफ साफ नीति निर्देशक तत्वों में लिखा है कि ये बाध्यकारी नहीं होंगे, ये सिर्फ सलाहकारी होंगे। कुछ बेसिक बातें। पहली सबसे बेसिक बात, नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान ने कहां से प्राप्त किए हैं? आयरलैंड देश से प्राप्त किए हैं। कभी आपसे पूछ लें कि संविधान में जो मौजूद नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये हमने कौन से देश से लिए हैं? तो हमने आयरलैंड से लिए हैं। नीति निर्देशक तत्व देखिए भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। इनका उद्देश्य क्या है? एक उद्देश्य मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाता हूं, ध्यान दीजिएगा। कल्याणकारी राज्य की स्थापना, समादेश निर्देशक तत्वों में ऐसे कोई कानूनी अधिकार नहीं उपजते जिनका उल्लंघन होने पर कोई व्यक्ति उसका उपचार करा सके, और ना ही वे विधायिका को शक्ति प्रदान करते हैं। इसके अलावा किसी भी विधि को इन तत्वों से असंगत होने के कारण अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। किसी कल्याणकारी राज्य की निश्चित ही स्थापना, पब्लिक वेलफेयर स्टेट की स्थापना करने के लिए हम ये मूल जो नीति निर्देशक तत्व है इनको यहां पर लिख रहे हैं, परंतु ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मूल नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन आप कोई भी सरकार कर दे और आप उसके खिलाफ उन्हें कोर्ट के अंदर जाके चैलेंज कर दे या फिर उसको अवैध घोषित कर दे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये इसकी थीम अगर अंदर की 2 शब्दों में बताऊं तो ये कहना चाहता है नीति निर्देशक तत्व हमेशा सलाहकारी किस्म के होंगे, बाध्यकारी किस्म के नहीं होंगे। और नीति निर्देशक तत्वों को इस संविधान में रखने का एक ही उद्देश्य है ताकि सरकारें एक कल्याणकारी पब्लिक वेलफेयर स्टेट की स्थापना कैसे करें उनके लिए एक आदर्श सामने उपस्थित हो। फिर देखिए, न्यायालयों द्वारा अपरिवर्तनीय है, मतलब वही वाली बात है, नीति निर्देशक तत्वों के खिलाफ जाके अगर सरकारों ने कोई काम किया है तो आप उसको न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते। देखिए, वैसे तो मैं नहीं चाहता कि आप पूरे 36 से लेके 51 तक के नीति निर्देशक तत्व जो एग्जाम आप छोटे देने वाले हैं उसमें आप याद करें, पर फिर भी एक बार पढ़ना ठीक रहेगा। और मैं आपको टिक कर दूंगा कि भाई और कुछ नहीं तो ये एक आर्टिकल तो आपको याद होना चाहिए। एक बार मैं आपको सारे नीति निर्देशक तत्व बता देता हूं। अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्व क्या होंगे इनकी परिभाषा लिखी हुई है, अर्थात वही कि राज्य सरकारें जब भी कोई कानून बनाएंगी तो वो इन बातों का ध्यान रखेंगी। अनुच्छेद 37 कहता है नीति निर्देशक तत्व जो है शासन के मूल आधार है, निश्चय ही विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। इसी कारण यह निश्चयात्मक समादेश है तथा निर्देशक तत्व न्यायालय के अधिकार से मुक्त है। कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये मूल अधिकारों के पूरक हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों का पूरक किसे कहा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री टू द फंडामेंटल राइट्स? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री टू फंडामेंटल राइट्स? निम्न में से किसे मौलिक अधिकारों का पूरक कहा गया है? इसका अर्थ क्या है? जब मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं, किसके बाद किसका नंबर आता है? तो इसके बाद नीति निर्देशक तत्वों का नंबर आता है। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए संसद मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। आपकी सप्लीमेंट्री एग्जाम कब होते हैं? पूरक परीक्षा कब होती है? जब आपकी मेन परीक्षा खत्म हो जाती है। ऐसे ही पूरक हमेशा, सप्लीमेंट्री कब आएगा? जब पहले वाला फेल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए संसद मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, परंतु तब तक जब तक संविधान का मौलिक ढांचा प्रभावित नहीं होता। मतलब आप संशोधन करिए, कोई मना नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है आप संविधान का फंडामेंटल स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे। आगे देखो आप, अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा जिसमें राष्ट्र की सभी संस्थाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना हो। आप किसी के भी साथ सोशल, इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल इनजस्टिस नहीं करेंगे। अनुच्छेद 29 कहता है राज्य अपनी नीति का संचालन इस प्रकार करे कि धन और उत्पादन के साधनों, विकेंद्रीकरण, समान कार्य के लिए समान वेतन, स्त्री पुरुषों स्त्रियों को जीविका के प्रयास साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, समुदाय की भौतिक संपदा
तथा अधिकार इस प्रकार बटा हो कि सामूहिक सर्वोत्तम रूप से लाभ हो। ये क्वेश्चन आप याद करें। अनुच्छेद 29 में समाजवाद का जिक्र है। समाजवाद क्या कहता है? सोशलिज्म। आर्टिकल 39 इज रिलेटेड टू सोशलिज्म। समाजवाद के अंदर क्या है? बराबरी की बात की जाती है। समाजवाद के अंदर समाज के जितने भी संसाधन हैं उसमें समाज में रहने वाले सभी लोगों का बराबरी का हक होता है। कोई भी उसमें बड़ा नहीं है, कोई भी उसमें छोटा नहीं है। जो भी चाहे, जैसे महिलाओं पुरुषों को समान वेतन मिलना, महिलाओं और पुरुषों को समान रोजगार के अवसर मिलना, जाति धर्म और लिंग के आधार पर किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना, किसी भी एक उत्पादन के साधन पर किसी एक पूंजीपति वर्ग या विशेष वर्ग का आधिपत्य ना होना, ये सारी बातें हमें समाजवाद सिखाता है। और समाजवाद जो है वो हमें डायरेक्टली कौन से आर्टिकल से मिला है? अनुच्छेद 39 से। बहुत अच्छा है ये। नेक्स्ट देखें, अनुच्छेद 41 कहता है राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निशक्तता, अन्य आवश्यक प्रभावों की दशा में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्रभावी रूप से उपलब्ध कराएगा। कहने का मतलब है कि आपके राज्य में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार होगा। इसीलिए राज्य ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगा कि राज्य में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य और सुविधाएं जैसे बिजली, पानी और आवास, घर, ये सुविधाएं जरूर प्राप्त हो। अगर वो नहीं प्राप्त करता अपने स्तर पर तो राज्य अपनी तरफ से उनको उपलब्ध करवाएं। अनुच्छेद 42 कहता है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं, प्रसूति सहायता का उपबंध, शिक्षित जीवन अवकाश का उपभोग, सामाजिक संस्कृति के अवसर सुनिश्चित करना। वर्क प्लेस के ऊपर किसी का शोषण नहीं हो, वर्क प्लेस के ऊपर सभी को बराबरी का मौका मिले, कोई किसी से बेगार ना ले सके, इन सब की व्यवस्था राज्य करेगा। अनुच्छेद 43 मजदूरी उद्योगों के प्रबंध में कामगारों को भाग लेना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों के लिए अभिवृद्धि की नीति बनाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर काम करने वाले लोग जो हैं, जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स का आइटम बनाते हैं, घरों के अंदर कोई साजो सामान बनाते हैं, उनके भी अधिकारों की रक्षा राज्य जरूर करेगा। समूचे देश में समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 44। एक तो मैंने आपको 39 बताया था जिसके अंदर आप क्या सोशलिज्म यानी समाजवाद को याद रखेंगे। एक अनुच्छेद 44 ये वर्तमान में बहुत रेलेवेंट है। आपको पता है लगातार वर्तमान सरकार जो है वो कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, या सिंपल भाषा में कहूं एक देश एक कानून, इसकी हिमायत हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी करते हैं। हमारा देश का संविधान का डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहता है कि एक देश में समस्त नागरिकों के लिए एक ही प्रकार का कानून होना चाहिए। जैसे आपको पता होगा तो मुसलमानों के लिए अलग से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चलता है। पर्सनल लॉ बोर्ड इन द सेंस कह सकते हैं आपको, जैसे उनको शादी के लिए, विवाह के लिए, विवाह विच्छेद के लिए अलग से अधिकार जो हैं उनको मिले हुए हैं, जो उनके धार्मिक नीति के अनुरूप हैं। बात समझ रहे? परंतु बाकी सारे जो नागरिक हैं देश के, वो सभी जो हैं वो एक ही कानून के हिसाब से काम करते। तो एक देश में अलग अलग धर्म के दो लोगों के बीच में इस प्रकार से जो ये विभाजन हुआ, इसके बारे में भी हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहते हैं कि नहीं, ऐसा सही नहीं है। आपको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि आप क्या करें कि किसी देश के अंदर एक समान कानून सबके लिए लागू करें। समान नागरिक संहिता ये कहां लिखा हुआ है? अनुच्छेद 44 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 45 कहता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए। देश का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना हो। आगे देखें, अनुच्छेद 46 जो है समाज के वंचित वर्ग SC, ST और OBC जो है इनकी रक्षा करने के लिए, इनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए सरकार को नियम कानून बनाने के लिए जिसको सलाह देता है। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने, यानी कि लोगों को पोषक भोजन मिले, इसके लिए काम करने के लिए कहता है। अनुच्छेद 48 कृषि व पशुपालन का संगठन और गौवध निषेध, यानी कि गायों की हत्या पर प्रतिबंध लगाने की सलाह देता है। अनुच्छेद 39 राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण, यानी कि आप राष्ट्रीय स्मारक जो हैं, राष्ट्र की संपत्ति जो है उनका आप संरक्षण करेंगे। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, किसी भी स्थिति में
कार्यपालिका और न्यायपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी एक दूसरे के कामों में इंटरफेयर नहीं करेगी। कार्यपालिका का काम है कानून बनाना, न्यायपालिका का नाम है उसको फॉलो करना। बात समझ रहे? कभी भी दोनों एक दूसरे के कामों में इंटरफेयर नहीं करेंगे। अनुच्छेद 31 कहती है अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा, राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय विधि, संधियों के प्रति आदर और अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटाया जाए। अनुच्छेद 51 जो है वास्तव में अनुच्छेद 51 इसको भी याद रखेंगे आप। भारत की विदेश नीति का आधार, भारत की विदेश नीति का आधार कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 51। कभी भी आपसे पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, निम्न में से कौन सा भारतीय विदेश नीति का आधार है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 51, क्योंकि यही कहता है, सलाह देता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा के लिए जो भी संधियां आवश्यक है, जो भी मध्यस्थता की आवश्यक है, भारत उसे करने में हमेशा सबसे आगे रहेगा। बात समझ रहे दोस्तों? तो ये है 36 से लेकर 51 तक हमारे नीति निर्देशक तत्व, जो किसी भी सरकार के लिए, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उसके लिए बाध्यकारी नहीं है, उसके लिए सलाहकारी है। अगर कोई इसके अगेंस्ट जाकर कोई कानून बना रहा है तो हम सरकारों को कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते, एक गाइडलाइन है। बात समझ रहे? आज तक हमारे पास कॉमन सिविल कोड नहीं है तो नहीं है, किसी को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ना ही कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है संसद को कि आप कॉमन सिविल कोड बनाइए। हाँ, अगर किसी सरकार की मंशा है कि कॉमन सिविल कोड बनना चाहिए तो बनेगा, उसको फिर आप उसको गलत नहीं ठहरा सकते। बात समझ रहे? तो देखिए, मैंने इन सब में से आपको 3 ऐसे बताए जो आपको याद रखने हैं। पहला याद रखना है आपको अनुच्छेद 51 जो हमारी क्या है? विदेश नीति का आधार है। दूसरा मैंने आपको बताया 44 जो हमारे कॉमन सिविल कोड को बताता है, और एक मैंने आपको बताया 39 जो हमारे को क्या बताता है? समाजवाद या सोशलिज्म बताता है। तो मेरे ख्याल से 36 से 51 में आप सिर्फ 3 आर्टिकल याद रखेंगे, आर्टिकल 39 सोशलिज्म, आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड, और आर्टिकल 51 भारत की विदेश नीति। बस, बाकी नीति निर्देशक तत्वों में 3 बातें याद रखो। पहला, ये सलाहकारी है, बाध्यकारी नहीं है। इनका जिक्र भाग 4 पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है, बस और कुछ नहीं। 36 से लेके 51 के बीच में एक एक लाइन क्या है आपको याद रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जब तक आप यूपीएससी लेवल तक के कोई एग्जाम नहीं देते तब तक एक एक आर्टिकल आपको याद हो, ऐसी उम्मीद आपसे नहीं की जा सकती है। बस आइडिया होना चाहिए कि इस नाम की कोई चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। ओके, चलिए आगे देखिए दोस्तों। इसी लेक्चर के अंदर एक और बात करूंगा मैं, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। देखो, अपने अधिकारों की बात तो सब करते हैं, ये मेरा राइट है, ये मेरा अधिकार है, मेरे इस अधिकार से आप मुझे वंचित नहीं कर सकते। क्या हमारा हमारे देश के प्रति, इस समाज के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है क्या? कोई ड्यूटी नहीं है क्या कि एक देश जब हमें इतने सारे अधिकार देता है तो क्या वो हमसे कुछ ड्यूटीज की डिमांड नहीं कर सकता? क्या एक आम नागरिक होने के नाते क्या हमारे कुछ कर्तव्य नहीं बनते हैं क्या? बिल्कुल बनते हैं। हालांकि मौलिक संविधान जब बना, हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं लिखे हुए थे, उसमें ऐसी ड्यूटीज की कोई बात नहीं थी। पर आगे चलकर ऐसा महसूस हुआ कि एक सभ्य समाज होने के नाते हमें नागरिकों को इस बात के बारे में बताना चाहिए कि जब ये देश आपके अधिकारों की रक्षा करने के लिए इतना संघर्ष कर रहा है, इस देश की डिमांड ये है कि आप भी उसके लिए कुछ कर्तव्यों का निर्वाह करें। 1976 के अंदर एक समिति बनाई गई थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की कमेटी थी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। उसकी सिफारिश पर हमारे संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य हमने कहां से लिए हैं? मौलिक कर्तव्य हमने यूएसएसआर से लिए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया से लिए। आज तो रशियन फेडरेशन है, यूएसएसआर नहीं है, पर जब सोवियत रशिया था, अब कहीं कहीं हिंदी की किताबों में सीधा सीधा रूस ही लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, आप सीधा रूस ही याद रखो कि हमने मौलिक कर्तव्य कहां से लिए हैं, सीधा रूस से लिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा, मौलिक संविधान के अंदर, मूल संविधान में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये था ही नहीं, तो अलग से पार्ट ऐड करना पड़ेगा ना। तो हमने अलग से एक पार्ट ऐड किया, वो पार्ट था भाग 4A, भाग 4A, और हमने उसका अनुच्छेद या आर्टिकल कौन सा लिखा? 51A। अभी आपने पीछे देखा हो तो हमारे पास ऑलरेडी 51 था,
है ना, मैं क्या कह रहा हूं 51A अलग से ऐड किया है। जब भी ये कैपिटल में ABCD लगते हैं ना, इट मींस ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको बाद में ऐड किया है। जैसे हमारा भाग 4 ऑलरेडी था नीति निर्देशक तत्वों के लिए, पर भाग 4A अलग से जोड़ा गया, किसके लिए? मौलिक कर्तव्यों के लिए। अब हमारे मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, थोड़ा उनके बारे में बात करें। जब सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी तो उन्होंने 10 मौलिक कर्तव्य बताए थे, है ना। तो ओरिजिनली तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, बट आज 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया। कौन कौन से हैं, थोड़ा सा उसके बारे में ध्यान रखिए। देखिए, सबसे पहले 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में भारतीय संविधान में कितने 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो बाद में जोड़ा गया, 2001 में जोड़ा गया था वैसे। तो देखो क्या क्या मौलिक कर्तव्य आपके। पहला, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की एकता, प्रभुता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर देश सेवा के लिए तैयार रहें। भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। अब बात समझ रहे हैं, ये इतने गहरे मौलिक कर्तव्य हैं जिनकी चर्चा कोई नहीं करता है। पहले तो मैं देखता था स्कूल में, जब मैं छोटा था तो किताबों के पीछे ये मौलिक कर्तव्य लिखे हुए आते थे, आज तो वो लिखे हुए भी नहीं आते। ऐसी स्थिति में ये कैसे पता चलेगा एक आम बच्चे को, एक नागरिक को, कि हमारा देश हमसे क्या डिमांड करता है। आज हम अधिकारों की तो खूब चिल्ला चिल्ला के चर्चा करते हैं, पर इन मौलिक कर्तव्यों को हम भूलते जा रहे हैं। लगातार राष्ट्र ध्वज का, राष्ट्र का अपमान होता है, हम देखते रहते हैं। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले बहुत से ऐसे सेना नायक थे जिनके बारे में बुला भला कहा जाता है, उनको गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, हम नहीं करते। आजादी के जो कई सारे ऐसे नारे थे जिनको बोलने में आज शर्म महसूस की जाती है। देश की रक्षा और आह्वान किए जाने की तो आप छोड़िए, नॉर्मल स्थिति में भी अगर आप कहीं किसी प्रकार का कोई गलत काम होते हुए देख रहे हैं तो आप आंखें बंद करके आगे चले जाते हैं। और अधिकतर किस्सों के अंदर, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे किसी प्रकार के कानून तोड़ने का मामला हो, जाने अनजाने में हम भी उसका साथ देते हैं। महिलाओं के साथ आज की तारीख में आप देखें तो छोटी बच्चियों से बलात्कार की घटनाएं इस प्रकार से बढ़ गई हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं कहां पर हम इन कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं। स्त्रियों के सम्मान की हमें रक्षा करनी चाहिए। तो आज की तारीख में यार मौलिक कर्तव्य हर बच्चे को पढ़ाना बहुत जरूरी है। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, हो सकता है आप में से कुछ इस बात से सहमत हो, कुछ ना हो, बट एक एज ए टीचर होने के नाते, आप लोगों का एक मार्गदर्शक होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं आप लोगों को इन चीजों के बारे में जागरूक करूं, इनके बारे में बताऊं। तो मेरे ख्याल से आप आगे देखिए, हमारी सामाजिक संस्कृति, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करें, उनका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें। आजकल तो सबसे ज्यादा यही है, कुछ भी हो जाए मतलब तोड़ फोड़ कर दो, आगजनी कर दो। कैसे भाई? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाई को छू ले। ये 10 तो जो थे ये 1976 में जोड़ दिए गए थे। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 2002 में जोड़ा गया। यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपल के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। हर माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दिलवाएं, चाहे आपकी स्थिति कैसी है। सरकार आपके लिए व्यवस्था करेगी कि न्यूनतम संसाधनों में आपका बच्चा शिक्षित हो सके। तो दोस्तों ये थे हमारे मौलिक कर्तव्य, ठीक है। और कुछ नहीं, पूरे याद नहीं हो, कम से कम आप इसे एक बार पढ़ के जरूर जाएं। कभी भी किसी प्रकार की कभी जरूरत पड़ जाती है, कोई अपने अधिकारों के बारे में बहुत चिल्लाता है, तो आप उसे ये बात कहें कि आपके अधिकार तो हैं, पर आपका देश आपसे जो कर्तव्यों के डिमांड कर रहा है, क्या आप वो कर्तव्य निभा रहे हैं या सिर्फ आप अपने मौलिक अधिकारों की ही बात करते रहेंगे, है ना।
तो एक जिम्मेदार नागरिक, आज हम आप एक स्टूडेंट है, आज अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, बिल्कुल बनाइए, कोई मना नहीं है। पर एक देश जिसने आपको शांति दी है, जिसने आपको ये मौका दिया है कि आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच सके। दुनिया के कई सारे देश ऐसे हैं जहां के बच्चों को ये पता नहीं है कल का सूरज हम देखेंगे या नहीं देखेंगे। शिक्षा की दीक्षा की बात तो बहुत दूर है, बात समझ रहे हैं। कम से कम हमारे देश में ऐसा तो नहीं है। हम शांतिपूर्वक जिंदगी जी रहे हैं, शांतिपूर्वक हमारे जो सपने हैं, हमारे माता पिता के जो सपने हैं, उनको अचीव करने के लिए कम से कम हम प्रयास तो कर सकते हैं। चलिए इसी का हम भला मान के हमारे कुछ देश के प्रति कर्तव्य जो है उन्हें निभाते चलें। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। आशा करता हूं आपको ये चीजें पसंद आई होंगी मेरी तरफ से। साथ देखिए, मैं आपको एग्जाम का तो बताता चलता ही हूं कि ये आर्टिकल याद करिए, ये करिए, ये करिए, बट मैंने जैसा कि आपको पहले भी कहा, बीइंग अ टीचर मेरा थोड़ा सा ये एक ड्यूटी बनती है कि मैं आपको इन चीजों के बारे में भी थोड़ा बताऊं, तो मैं बता देता हूं, है ना, थोड़ा, अदरवाइज आप मत लीजिएगा। ओके, तो दोस्तों ये लेक्चर यहाँ पर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपन और बात करेंगे भारतीय संविधान से संबंधित कुछ पदाधिकारियों की, जिसमें मैं पहला लेक्चर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के ऊपर लूंगा। इस लेक्चर में दोस्तों इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल